जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है दीपक और आज हम देखेंगे द हिंदू न्यूज एनालिसिस चाणक्यस एमसीक्यूज एंड मेंस आंसर राइटिंग 16 एंड 17 जुलाई 2021 के। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। फर्स्ट स्टेटमेंट, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन क्रॉप फील्ड, मतलब क्रॉप फील्ड पे पेस्टिसाइड को स्प्रे करना। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनो, मतलब जो वॉल्केनोज एक्टिव हैं उनके जो क्रेटर्स रहते हैं, क्रेटर्स का मतलब रहता है वो जोन जहां से वॉल्केनोज का एशेस और जो वॉल्केनिक एशेस है, लावा है, वो बाहर आता है। थर्ड स्टेटमेंट है, कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस, मतलब जो डीएनए एनालिसिस के लिए जो वेल्स रहती हैं, वेल्स क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं। आपको पता होगा होल रहता है उनके बैक पे, वहां से वो ब्रीथ करती हैं। तो उसके लिए क्या सैंपल्स कलेक्ट किए जा सकते हैं। एट प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द अबो एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय यूजिंग ड्रोन्स, मतलब आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इनमें से कौन कौन सी ऐसी फंक्शंस हैं जो कि ड्रोन की मदद से किए जा सकते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक? ऑप्शन देखिए, ए 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या 1 2 3। ये प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है, आप इसे कॉपी पेस्ट करके भी डायरेक्टली देख सकते हैं। सिंपली ड्रोन रूल्स इन द ऑफिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए रूल्स लाए हैं जिसका नाम है ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स 2020 फॉर पब्लिक कंसल्टेशन अंटिल अगस्त 5, मतलब 5 अगस्त तक ये रूल्स पब्लिक कंसल्टेशन के लिए हैं। पब्लिक से पूछा जाएगा कि आपको ड्रोन रूल्स में क्या क्या अमेंडमेंट्स करने हैं, क्या क्या सही लगता है, क्या क्या गलत लगता है, एंड सो ऑन एंड सो। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये रूल्स लाए हैं जिसके तहत टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के तहत, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एयरपोर्ट पे अभी ड्रोन से क्या हुआ था, हमला हुआ था, ड्रोन से आईडी अटैक हुआ था। अब ये क्या है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी चैलेंज भी है हमारे लिए, क्योंकि ड्रोन से भी क्या हो सकते हैं, अटैक्स हो सकते हैं। उसे रोक के उसके साथ साथ हमें क्या करना है, ड्रोन की जो डेवलपमेंट है उसके एप्लीकेशंस हैं। अब देखिए, ये तीनों भी क्या है, ड्रोन के एप्लीकेशन है। इसका आंसर है डी 1 2 एंड 3। आप पेस्टिसाइड को भी स्प्रे कर सकते हो, उसके साथ साथ एक्टिव वॉल्केनोस के जो क्रेटर्स हैं उसे भी इंस्पेक्ट कर सकते हो, और उसके साथ साथ ब्रीथ के सैंपल्स भी कलेक्ट कर सकते हो। आप उसके साथ साथ ड्रोन्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। कभी कभी कोई मेडिकल आपको चाहिए, दूर भेजनी रहती है, तो आप वो ड्रोन की मदद से कर सकते हो। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट जो किया गया था ट्रांसपोर्ट, वो ड्रोन की मदद से किया गया था। अभी डिलीवरी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है ना। फोटोग्राफी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। एरियल सर्वे के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। अब नरेंद्र मोदी को खुद हेलीकॉप्टर में जाने की जरूरत नहीं है, वहां से क्या भेजा जाएगा, डायरेक्टली ड्रोन भेजा जाएगा, और ड्रोन के थ्रू उनको डायरेक्टली इमेजेस और मैप्स क्या होंगे, डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएंगे। अब इसके लिए इन्होंने बताया है कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये बहुत सारे रूल्स लाए हैं। तो सबसे पहले तो आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना होगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से, उसके साथ साथ अभी लाइसेंस लेना होगा। और जो ड्रोन की क्वालिटी है ना मैन्युफैक्चरिंग में, उसे चेक करने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करेगी, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगी। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो एजेंसीज हैं वो क्या प्रोवाइड करेगी, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगी, ताकि जो ड्रोन की क्वालिटीज हो वो बहुत ज्यादा अच्छी हो और ड्रोन आपको सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के ना मिले। ओके, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग कर्नल टाइम्स सेडिशन वाज यूज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। ये बहुत ज्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से लिया गया है और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ ऐसे क्या किया गया है, लिंक किया गया है कि कर्नल मतलब जब ब्रिटिश टाइम थे उस टाइम पे सेडिशन किन किन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर यूज किया गया था। फर्स्ट देखिए, महात्मा गांधी, सेकंड लोकमान्य तिलक या 3 जवाहरलाल नेहरू। 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या 1 2 एंड 3 ओनली। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट सेंड स्ट्रॉन्ग मैसेज टू गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेक्शन 124A दैट इज सेडिशन, क्योंकि इंडियन पेनल कोड का है, उसका टाइम अभी खत्म हो चुका है। 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस को हो गए हैं, तो भी आप अभी तक कर्नल जो लॉ है इसे अभी तक आप क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा प्रमाण में यूज कर रहे हैं। तो गवर्नर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेडिशन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, और उसके अथॉरिटीज इसे मिसयूज कर रही हैं। मतलब जो भी उसके फ्रीडम ऑफ, मतलब आप बोल सकते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन, ये सारी की सारी जो फ्रीडम्स है ना, इनको कुचला जा रहा है विद द लॉ ऑफ सेडिशन दैट इज सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी। ओके, अब इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केदारनाथ जजमेंट में बहुत सारी क्या दे दी गई थी, केदारनाथ जजमेंट में बहुत सारे इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन
दिए गए थे, लेकिन अभी वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड्स के हिसाब से इनका कहना है कि सेडिशन का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है। और वो भी 2014 के बाद इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा क्या हुआ है, बढ़ गया है। मतलब जो भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है उसको देशद्रोह के नाम पे क्या कर दिया जा रहा है, अरेस्ट कर दिया जा रहा है। ये जो प्रोविजंस का जो बेसिक जो पर्पस था ना, वो था कि जो मेन फ्रीडम फाइटर्स थे ना, फ्रीडम फाइटर्स जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो कर्नल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको क्या करना, रिस्ट्रिक्ट करना, उनको क्या करना, उनकी जो आवाज है वो दबाना। तो ये जो एक्ट है ना, महात्मा गांधी के ऊपर भी लगाया गया था और लोकमान्य तिलक के ऊपर भी लगाया था, आपको पता होगा। इसलिए इसका आंसर है ए 1 एंड 2। जवाहरलाल नेहरू के ऊपर ये एक्ट नहीं लगाया गया था। ओके, जो क्लॉज है, सेक्शन है, ये नहीं लगाया गया था। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट देखिए, इट इज एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया था, जिसका जो मेन ताल्लुक है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ है। सेकंड देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ स्पेसिफाइज अ टाइमलाइन विद इन विच स्पीकर शुड डिसाइड अबाउट द एंटी डिफेक्शन। मतलब जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो एक टाइमलाइन बताता है, मतलब 6 महीने, 12 महीने, 3 महीने, जिसके अंतर्गत स्पीकर को डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्हें डिफेक्ट करना है या नहीं करना है। ऑप्शन देखिए, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, नेदर 1 नॉट 2। अब देखिए, नोटिस इश्यूड टू 3 MPs अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। लोकसभा के सेक्रेटरीट ने नोटिस इशू की है MP श्रीहरि अधिकारी, उसके बाद सुनील कुमार मंडल, ये जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने क्या किया था, उन्होंने वहां से उनकी पार्टी से हटके ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसीलिए इनके ऊपर क्या लागू हो रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉस के जो प्रोविजंस हैं वो स्पीकर लागू हो रहे हैं। लेकिन अभी तक स्पीकर ने इनके ऊपर क्या नहीं किया है, कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो देखिए, इसके जो बेसिक एक्ट्स है ना, हम वो देखेंगे। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में क्या हुआ था, 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पे एंटी डिफेक्शन लॉ क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत है। एंटी डिफेक्शन लॉ की कोई टाइमलाइन लॉ के अंतर्गत नहीं प्रोवाइड की गई है। ये स्पीकर के डिस्क्रिशन के ऊपर रखा गया है कि स्पीकर कितने टाइम में वो डिसीजन लेता है। अदरवाइज ऐसी 3 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में, ऐसी कोई टाइमलाइन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत नहीं रखी गई है। इसकी वजह से बार बार स्पीकर के ऊपर क्या उठते हैं, स्पीकर की न्यूट्रलिटी के ऊपर और इम्पार्शियलिटी के ऊपर क्या उठते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन सुप्रीम यूपीएससी ने 2019 के प्रीलिम्स में पूछा था इथिक्स के पेपर में कि न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी ये दोनों भी फाउंडेशनल वैल्यूज हैं सिविल सर्विसेज के। तो न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी के जो मीनिंग है ना, वो आपको पता रहना चाहिए। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है और इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है। इसका आंसर है ए 1 ओनली। सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ओके, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया exercises control over the function of council of minister through। फर्स्ट देखिए, adjournment motion, question और supplementary question। select the correct answer using the code given below। 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 या 1 2 3। अब क्वेश्चन का मतलब है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अब देखिए आपको पता है जो वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है ना, जिसमें एग्जीक्यूटिव आता है, जुडिशियरी आता है और पार्लियामेंट आता है, जिसे हम लेजिस्लेटिव बोलते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंसेस के थ्रू क्या करते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं। अब पार्लियामेंट के ऊपर जुडिशियरी किस प्रकार से कंट्रोल करती है, तो वो जुडिशियल रिव्यू के तहत करती है। एग्जीक्यूटिव के तहत बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। उसी प्रकार पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका मतलब एग्जीक्यूटिव होता है, उसके ऊपर किस प्रकार से क्या करती है, चेक एंड बैलेंस करती है। तो देखिए, एडजॉर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्या लगता है इन तीनों में से क्या हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एडजॉर्नमेंट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज। जो एडजॉर्नमेंट मोशन होता है वो इनमें से कौन से हाउसेज में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ए देखिए, लोकसभा, बी राज्यसभा, या दोनों भी हाउस में, या दोनों में से किसी में भी नहीं, क्या लगता है। अब देखिए, अकाली जो है, आपको पता है अकाली पार्टी है, तो शिरोमणि अकाली दल पंजाब की,
टू मूव एडजॉर्नमेंट मोशन इन लोकसभा ऑन फार्म लॉज। तो अभी देखिए आपको पता रहना चाहिए एडजॉर्नमेंट जो मोशन होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और उसके लिए भी आपको पहले 50 मेंबर की क्या लगती है, अनुमति लगती है। 50 मेंबर का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी के बाद आप एडजॉर्नमेंट मोशन लोकसभा में क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो राज्यसभा, बोथ ऑफ द हाउसेस और नन ऑफ द हाउस, ये बिल्कुल गलत है और इसका आंसर है ए, लोकसभा। अब देखिए ये जो तीनों भी मोशन है ना, ये तीनों भी मोशन एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव के पास प्रॉपर ढंग से मेजोरिटी नहीं है, एग्जीक्यूटिव के पास अगर लोगों का मैंडेट नहीं है, तो ये तीनों भी मोशन किसका काम करते हैं, तीनों भी मोशन आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। क्वेश्चन आवर के थ्रू हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के थ्रू भी हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो तीनों भी मोशन है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस बनाने के लिए वन ऑफ द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टूल्स हैं। इसलिए इसका आंसर क्या है, डी 1, 2 एंड 3। ओके, इसके बाद देखिए 6th क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर, डॉक्यूमेंट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर। अब देखिए इनका कहना है कि इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये डॉक्यूमेंट किसने लॉन्च किया है। ए देखिए सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, नीति आयोग, या डी जस्टिस लॉ रिपोर्ट। अब देखिए इंडिया नीड्स अ रिन्यूड हेल्थ केयर सिस्टम। अब इनका कहना है कि इंडिया के पास अभी नया हेल्थ मिनिस्टर आ गया है, तो नए हेल्थ मिनिस्टर को पुराने हेल्थ मिनिस्टर से की जो मिस्टेक्स थी उससे क्या क्या सीखना चाहिए। अब आपको पता होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कर दिया गया था, पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया था और इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर जो है हर्षवर्धन, उनको क्या की गई थी, भारी नुकसान हो गया था। ऑब्वियस सी बात है, वो पेंडेमिक को पहली बार क्या कर रहे थे, टैकल कर रहे थे और जो पूरा का पूरा बिल था पेंडेमिक का वो किसके ऊपर फाड़ा गया, हेल्थ मिनिस्टर के ऊपर और एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर। इसीलिए इन दोनों को हटाया गया और बाकी के नए नए मिनिस्टर्स को क्या किया गया, लाया गया। जबकि अगर आप देखोगे ना तो आप 24 आवर्स काम करने वाले ये दो ही मिनिस्टर्स थे, क्योंकि बाकी की मिनिस्ट्रीज तो सो गई थी पेंडेमिक के टाइम की। आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट काम नहीं हो रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सब जो वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट था, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट मोस्टली क्या था, बंद हो चुका था। लेकिन दो चीजें क्या हो रही थी, कंसिस्टेंटली चल रही थी, एक हेल्थ और एक एजुकेशन। इन दोनों के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने वाले मिनिस्टर्स के पास सबसे ज्यादा क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट को किसी ना किसी के ऊपर तो बिल फाड़ना था, तो गवर्नमेंट ने हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर क्या फाड़ा, बिल फाड़ा और नए एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर लाए। अब इनका कहना है कि हमें मिस्टेक से क्या सीखना चाहिए, तो हमें सीखना चाहिए कि महाराष्ट्र में और केरला को हम अगर दो कंपेयर करें तो महाराष्ट्र में जो डेथ का परसेंटेज है ना वो 2.4% है। मतलब अगर महाराष्ट्र में अगर आपको कोविड होता है तो 2.4% चांसेस हैं आपके मरने के, एज कंपेयर टू केरला जहां पे आपके चांसेस हैं 0.48%। मतलब अगर आप केरला में बीमार होते हो तो आपके मरने के चांसेस 0.48%, दैट मींस 0.40%, मतलब 0.5% आप बोल सकते हो, चवन्नी आठा नहीं। और लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में मर रहे, महाराष्ट्र में अगर आपको कोरोना हो रहा है तो ₹2 मतलब 2.4% आपके क्या है, चांसेस है मरने के। तो इनका कहना है ये दोनों जो बहुत सारे जो ये आप बोल सकते हो कि कम पैराडॉक्सेस है, ऐसे क्यों, महाराष्ट्र में इतना ज्यादा जीडीपी है, महाराष्ट्र के पास इतना ज्यादा पैसा है, केरला के पास क्या है, तो केरला के पास हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, केरला के पास ट्वाइस नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं जितने महाराष्ट्र में है, केरला के पास ट्वाइस नंबर ऑफ क्या है, नर्सेस हैं जितनी महाराष्ट्र के पास है। और ऐसे ही केरला का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो डबल है एज कंपेयर टू महाराष्ट्र। इवन महाराष्ट्र जीडीपी में सबसे हाई है, 50% 40% इंडिया के रेवेन्यू में जीडीपी में महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन तब भी महाराष्ट्र का जो हेल्थ का परफॉर्मेंस है वो केरला से बहुत ही ज्यादा क्या है, पिछड़ा है। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रीजन, क्योंकि केरला का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही ज्यादा क्या है, वाइब्रेंट है, बहुत ही ज्यादा रोबस्ट है। तो इनका कहना है कि जो आप पैसा खर्च कर रहे हो ना आप सेंट्रल विस्टा के ऊपर, बहुत सारी स्कीम्स के ऊपर, तो अगर आप वो पैसा अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च कर रहे हो तो आप बहुत सारी जो डेथ्स है ना उनको क्या कर सकते थे, मिनिमाइज कर सकते थे। ये लेसन अभी आपको लर्न करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में भी क्या हो सकता है, थर्ड और फोर्थ वेव आपको देखने को मिल सकती है। और जो थर्ड और फोर्थ वेव होगी मे बी इससे भी ज्यादा क्या हो, खतरनाक होने के चांसेस हैं। अब इनका कहना है कि ये सारे लेसन हमको लर्न करने चाहिए। लेकिन नीति आयोग जो है, अब नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। हमें मिस्टेक से सीखने के अलावा हम क्या कर, हम इसको भी हम हमारा जो माइंडसेट है ना वो भी हो गया है पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट।
हम इसको भी क्या बनाना चाहते हैं, पेंडेमिक को एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के तौर पे हम इसे क्या करना चाहते हैं, वर्ल्ड के सामने रखना चाहते हैं कि इंडिया में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है हेल्थ सेक्टर में, तो हम वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज को बुला रहे हैं, वर्ल्ड के बड़े बड़े सेक्टर्स को बुला रहे हैं कि आप क्या कीजिए, हेल्थ में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन हेल्थ में इन्वेस्ट करने का जो सबसे मेन प्रायोरिटी रहती है वो किसकी रहती है, गवर्नमेंट की रहती है। जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो क्यूरेटिव हेल्थ में बहुत ज्यादा क्या रहता है, इंटरेस्टेड रहता है। आपको कैंसर हुआ ना तो प्राइवेट सेक्टर को मजा आता है कि हाँ यार अभी 10 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन कैंसर को रोकने का जो मेन प्रबंध रहता है ना उसे कहते हैं प्रिवेंटिव सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट ना उसमें लीस्ट इंटरेस्टेड रहता है, वो किसको करना पड़ता है, गवर्नमेंट को करना पड़ता है। जब जब कोरोना के केसेस होते हैं तो प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, उनके हेल्थ फैसिलिटीज लोगे, 5-10 लाख रुपए वहां पे खर्च करोगे तो उनके हॉस्पिटल्स चलेंगे। लेकिन आपको कोरोना ना हो इसके लिए आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी, और ये काम किसका करना पड़ेगा, वैक्सीन बनाने का। ये काम प्रिवेंटिव काम है, ये काम करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में क्या करें, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करें एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्यूरेटिव हेल्थ केयर। क्यूरेटिव हेल्थ केयर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यूरेटिव हेल्थ केयर ना इंडिया में 70% कौन प्रोवाइड करता है, प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है। किसी को भी नहीं जाना है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, सिर्फ 30% लोग हैं जिनके पास लीस्ट इनकम है ना, वो क्या जाते हैं, गवर्नमेंट की इसमें जाते हैं। वो भी ऐसा समझिए कि ऐसा सोच के जाते हैं कि मजबूरी में जा रहे हैं। लेकिन क्यूरेटिव प्राइवेट है, अगर कुछ भी हो रहा है तो वो कहाँ जाते हैं, मोस्टली प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम के पास जाते हैं। और उसमें भी आपकी जो 70% इनकम है ना वो क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। आपको पता होगा ओवर आउट ऑफ एक्सपेंडिचर इसे कहा जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में क्या करें, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करें। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज रेफर्स टू द ग्रेड ऑफ। ये क्वेश्चन में प्रीलिम्स 2020 का है। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये जो न्यूज में आपको सुनाई देता है ये आखिर क्या है। क्रूड ऑयल है, बुलियन है, रेयर अर्थ मेटल्स है, यूरेनियम है। एट्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल टू इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल कौन है। ए देखिए सऊदी अरेबिया, बी इराक, सी ईरान, या डी यूएई। अब देखिए, इंडिया जून ऑयल इंपोर्ट हिट्स देयर लोवेस्ट इन 9 मंथ। इंडिया का जो जून का जो ऑयल इंपोर्ट था ना वो क्या हुआ है, लोवेस्ट आ गया है 9 मंथ का। मतलब हम 9 मंथ में सबसे कम हमने क्या किया है इस ये मंथ में ऑयल का इंपोर्ट किया है। अब देखिए इंडिया को आपको पता होगा 80% ऑयल क्या करते हैं इंडिया, हम इंपोर्ट करते हैं। और जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है ये डायरेक्टली किसके साथ एसोसिएटेड है, क्रूड ऑयल के साथ एसोसिएटेड है। ये सारे के सारे क्या है, स्टैंडर्ड्स हैं ऑयल के। ये यूएसए में यूज होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। अब देखिए, इंडिया इज द सेकंड मेजर इंपोर्टर इन एशिया आफ्टर चाइना टू पोस्ट स्लम्प इन द मंथ्स क्रूड ऑयल। अब इनका कहना है कि इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है एशिया में चाइना के बाद। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन कहाँ से आता है, तो इराक से सबसे ज्यादा आता है, टॉप ऑयल सप्लायर टू इंडिया, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया। तो सबसे पहले इराक आता है, फिर सऊदी अरेबिया आता है, फिर आता है यूएई, उसके बाद फोर्थ आता है नाइजीरिया। ओके, तो ये चार क्या है, डाउनवर्ड असेंडिंग ऑर्डर में आप इसे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इराक, फिर सऊदी अरेबिया, फिर यूएई, फिर नाइजीरिया। तो इसका आंसर क्या है, बी इराक। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप प्लीज 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 इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।